आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की पाठ्य पुस्तक वास्तविक संख्या के बारे में। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हम इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे पहली जो हमारी प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे HCF एलसीएम वाले, यानी इसके अंदर है HCF एलसीएम, और इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो जो थ्योरम है यूक्लिड विभाजन थ्योरम, उसमें के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा शांत अशांत, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 9th क्लास में भी थे। अगला यहाँ पर जो है वो सिद्ध करने वाले प्रश्न है। सिद्ध करने वाले प्रश्न जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 1 10 √7 एक अपरिमेय संख्या है, इनको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, ये प्रश्न भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुल हमारी जो पहली प्रश्नावली है उनमें ये 4 प्रकार के प्रश्न है, यानी कि ये जो 4 टॉपिक है, टॉपिकों को यदि हम पढ़ लें तो पूरी प्रश्नावली हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम HCF और LCM। बात करें सबसे पहले HCF की, तो HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर ये हम सब जानते हैं क्योंकि 6th 5th 7th यहाँ से यानी कि छोटी क्लासों से हम HCF बोले तो मसा और लसा पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो लगभग सभी बच्चे इस टॉपिक को HCF और LCM इन दोनों टॉपिकों को जानते हैं, ये जो हम जानते हैं। तो आज तो HCF की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हायर कॉमन फैक्टर, और दूसरा हिंदी में इसे कहा जाता है महत्तम समावर्तक, यानी कि मस। तो मस बोले तो HCF, महत्तम समावर्तक बोले तो HCF, हायर कॉमन फैक्टर HCF। तो HCF का जो पूरा नाम है वो ये है। इसी प्रकार से लोअर कॉमन फैक्टर यानी कि LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन, ये LCM की फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन को लघुत्तम समावर्तक यानी लस। ये पूरी किताब का शायद सबसे सीधा टॉपिक होगा और हर बच्चे इसे जानते होंगे HCF और LCM को। HCF यानी कि मस, LCM यानी कि लस। सीधा इसलिए क्योंकि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं 5th 4th से, तो इसके बारे में सभी को जानकारी है। अब देखें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। इसमें कहा है हमें कोई अलग अलग 2 नंबर दिए जाएंगे। जैसे हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, एक समझने के लिए छोटी संख्या लेते हैं, बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं की भी करेंगे, तरीका से मेथड से हम वही रहेगा, आंसर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई 2 संख्या दे दी, संख्या 12 और 15 या 21, संख्या 12 और 21 का HCF व LCM दोनों ज्ञात करवाई जा रहे हैं, यानी संख्या 12 और 21 का HCF भी हमें निकालना है और LCM भी हमें निकालना है। यदि एग्जाम में केवल HCF की पूछी जाए, महत्तम समावर्तक ज्ञात करो, तो फिर वो नहीं निकालना है। यदि लघुत्तम समावर्तक की पूछी जाए तो ये नहीं निकालना है। हम एक ही सवाल में, एक ही प्रश्न में दोनों को कर लेंगे, HCF और LCM दोनों को, कि किस प्रकार से दोनों को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर 12 जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ फैक्टर करने होंगे, 12 के भी फैक्टर करेंगे और 21 के भी फैक्टर करेंगे। जैसे 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर मिलेंगे हमें 12 2 6 बार 2 3 बार फिर 1, यानी 12 के फैक्टर मिले हमें 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 × 3। तो 12 के फैक्टर मिले हमें ये। इसी प्रकार जो 21 है उसके भी जब फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 1 यानी 21 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका फैक्टर 21 का 3 × 7 3 × 7। अब हमें 12 और 21 इन दोनों को जब फैक्टर कर लिए तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF, किसका HCF निकालना चाहते हैं हम, 12 और 21 का। 12 और 21 का जो HCF होगा, जो HCF है उसको बोला जाता है मस। HCF को बोला जाता है मस, यानी कि मतलब सभी पद वे पद लो जो कॉमन हो। अब 12 के जो फैक्टर किए थे हमने ये मिले, और 21 के जो फैक्टर किए थे वो ये मिले। 12 और 21 के जो फैक्टर है उनमें देखें कि कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। यानी यहाँ पर 2 है, वहां पर 2 नहीं है,
यहाँ पर 3 है, वहां पर भी 3 है, तो हम 3 को इस प्रकार से सर्किल बनाकर इसको मार्क कर लेंगे कि 3 कॉमन है दोनों में। 12 के जो गुणनखंड किए थे हमने और 21 के जो गुणनखंड किए, इन दोनों गुणनखंडों में 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इसे कहा जाता है मस, यानी कि मतलब सभी पद, एचसीएफ को बोला जाता है मस शॉर्ट में। और मस का मतलब होता है मतलब सभी पद, केवल वही पद लो जो कॉमन हो, दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन हो वही पद लो। तो कॉमन कौन है? केवल उभयनिष्ठ कौन है? 3 उभयनिष्ठ, 3 कॉमन है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना 12 और 21 का, वो होगा केवल 3, यही आंसर है। इसी प्रकार जो एलसीएम निकालेंगे 12 और 21 का एलसीएम, तो एलसीएम किसका निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है वही 12 और 21 का, यानी कि जिनके फैक्टर किए थे उनका एलसीएम भी पूछा गया है यदि। तो 12 और 21 का जो एलसीएम होगा वो होगा, एलसीएम को बोला जाता है शॉर्ट में हिंदी में लस, यानी कि एलसीएम को हमने पढ़ा, एलसीएम को क्या बोला जाता है? लस। लस का मतलब ले लो सभी पद, मतलब वो तो लेने ही है जो कॉमन आ रहे हैं, जो उभयनिष्ठ हो, यानी कि ये जो गोले में है ना ये तो लेने ही है। ये तो एचसीएफ निकालेंगे तब भी लेंगे और एलसीएम निकालेंगे तब भी लेंगे। तो एलसीएम में ले लिया हमने 3, ये जो गोले में आ रहा था। बाकी एलसीएम जब पूछी जाए तो यहाँ पर वो भी लेने हैं जो गोले में नहीं आ रहे हो, जो गोले में नहीं आ रहे हो। जैसे ले लो सभी पद, मतलब 3 तो लेना ही है, उसके साथ साथ वो भी लेने हैं जो गोले में नहीं है, यानी कि 2 × 2 भी लेने हैं और 7 भी लेने, तो सभी को लेंगे 2 × 2 × 7। 3 लेना था जो कि ले चुके, ये सिर्फ एक ही बार लेना है, दूसरी साइड वाला 3 नहीं लेना है। दोनों गोलों में से केवल एक साइड वाले गोलों को ही लेना है। ये जो सर्किल बना है इसको मार्क किया है, ये नहीं लेना है। उसके अलावा गोलों के अलावा जो भी बचे हुए हैं वो सब लेंगे एलसीएम। और एचसीएफ में तो सिर्फ एक साइड का, वन साइड का गोला ही लेंगे, यानी कि 3 ही लेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा 2 × 2 × 7 × 3, यानी कि 3 दूवे 6, 6 दूवे 12 और 12 7 84, 84। तो ये तो एचसीएफ मिल गया और ये एलसीएम मिल गया। प्रश्न यदि कोई सी भी बड़ी संख्या भी पूछ ली जाए तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया हमसे, प्रश्न पूछा गया यदि कि कोई दो संख्या 105 और 50 का एचसीएफ कितना होगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है, तो कैसे हल करेंगे? जब इसको सोल्व करेंगे तो 105 यानी 105 के भी फैक्टर करेंगे और 2 के भी फैक्टर करेंगे, 50 के भी गुणनखंड करेंगे। आगे देखेंगे तो 2 का भाग यहाँ पर जा नहीं रहा क्योंकि पीछे विषम संख्या है, 2 का भाग यहाँ पर जा नहीं रहा, तो 3 का भाग देंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 यानी 35। फिर 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 से आगे चलेंगे हम, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, यहाँ 5 का भाग देंगे, जा रहा है 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। यानी जब हमने 105 के गुणनखंड किए, 105 के फैक्टर किए, तो मिलेगा हमें 3 × 5 × 7। इसी प्रकार यहाँ सिंपल है 25 फिर 5 फिर 1, यानी 50 के हमने जब टुकड़े किए, गुणनखंड किए, तो मिला 2 × 5 × 5। अब यहाँ पर देखें कि इनमें कौन कौन कॉमन है। यहाँ पर 3, यहाँ 3 है, वहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ है, वहाँ नहीं, तो 5 यहाँ पर कॉमन होगा। अगला एक और 5 है वहां पर, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो इसका जो दोनों का एचसीएफ होगा ना वो कितना होगा? केवल 5। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 105 और दूसरा निकालना था 50। इन दोनों का जब हमने एचसीएफ निकाला मस, तो कितना मिलेगा? महत्तम समावर्तक 5। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, हम उनका आसानी से फैक्टर करके मसा और लस यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। परंतु बड़ी संख्याओं के लिए अगला जो टॉपिक था यूक्लिड विभाजन थ्योरम, वो वहां पर लगानी थी। यानी कि जब छोटी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जो विधि है ना गुणनखंड करने की, फैक्टर करने की, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए जाते हैं जब छोटी संख्या दे दी जाए। और जब बड़ी संख्या दे दी जाती है तो वहां पर पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या या छोटी संख्या कोई सी भी संख्या हो, दोनों विधियों से हम आसानी से कर सकते हैं ज्ञात। परंतु अधिकांश ये होता है कि जब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या दे दी जाती है तो वो विधि वहां पर लगाते हैं, वरना इस विधि से भी कर सकते हैं। बाकी फैक्टर जब करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तरीका, इसलिए उनके बड़ी संख्याओं के जो एचसीएफ निकालना हो तो वहां पर यूक्लिड का प्रयोग किया जाता है।
अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई दो संख्या दे दी जाए, जैसे सपोज ये दोनों संख्या दे दी 105 और 50। क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि संख्या 105 और 50, संख्या 105 और 50 का एचसीएफ बराबर 5 हो। एचसीएफ इसी ने दे दिया, प्रश्न में ही दे दिया, क्वेश्चन में कि संख्या 105 और 50 का एचसीएफ 5 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये तरीका भी लगा सकते हैं। बाकी दूसरा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जो कि पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या, जो दो संख्या है ना उनका गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो पहली संख्या दी गई है हमें 105 और दूसरी संख्या दी गई है हमें 50। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एचसीएफ है यहाँ 5 तो एचसीएफ की जगह पर यहाँ पर रख देंगे 5 मल्टीप्लाई एलसीएम की जगह पर एलसीएम। जब एलसीएम का मान निकालेंगे हम एलसीएम बराबर तो क्या मिलेगा 105 इंटू 50, 105 इंटू 50 इसके बटे में क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, मतलब एलसीएम बराबर मिलेगा हमें 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1050। यानी एलसीएम दोनों का 105 और 50 का एचसीएफ हमें 5 दिया था तो एलसीएम कितना मिला, जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1050 मिलेगा, ये एलसीएम होगा। तो इस प्रकार कोई दो संख्या दे दी जाए और उनका एचसीएफ दे दिया और एलसीएम पूछा तो इस प्रकार फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, किधर भी लिख सकते हो। अब यदि दो अलग अलग संख्या न देकर घुमाकर कई बार दिया जाता है और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न दिया कि कोई दो संख्या है जिनका गुणनफल 60 है, कोई दो संख्या में इस प्रकार से दे दी जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कुछ दे दिया जैसे कि 70 दे दिया, 80 दे दिया, यहाँ पर 60 दे दिया। दो संख्याओं का गुणनफल 60 हो तथा उनका एचसीएफ तथा उनका एचसीएफ 3 हो तथा उनका एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछा गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या सेकंड संख्या, पहली संख्या प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी अलग अलग संख्या नहीं दी उसने, पहली संख्या नहीं है दूसरी संख्या नहीं है, डायरेक्ट दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 60 है तो दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दिया 60 तो यहाँ पर रखेंगे दोनों के स्थान पर 60 बराबर में एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दिया है उसने 3 तो यहाँ पर रखेंगे एचसीएफ 3 इंटू एलसीएम। अब एलसीएम की जब वैल्यू निकालेंगे तो एलसीएम बराबर, एलसीएम को यही रोकेंगे बराबर के उस पार जब 3 को लेके जाएंगे तो 60/3 यानी कि 20, तो एलसीएम कितना निकलेगा हमारे पास 20 निकलेगा। तो इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम वाले प्रश्नों को भी घुमा कर पूछ लिया जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, तो हमें पूरी सावधानी से करने बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यानी कि कोई भी दो संख्या दी जाए और उनका एचसीएफ पूछा जाए यूक्लिड विभाजन थ्योरम द्वारा। ध्यान रखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा केवल एचसीएफ ही ज्ञात किया जाता है, ना कि एलसीएम ज्ञात किया जाता है, परंतु अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय दोनों में क्या अंतर है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु यूक्लिड विभाजन से केवल एचसीएफ ही ज्ञात किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि में दोनों संख्याओं के या तीनों संख्याओं के दो दे दे हमें संख्या, या 3 संख्याएं दे दे या 4 संख्याएं दे दे, उन सभी के गुणनखंड करके हम उनका एचसीएफ निकालते हैं। जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली जो विधि है उसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम मानते हैं, माना कि ए माना कि बी, मतलब वहां पर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम वो पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन थ्योरम। देखते हैं अगला टॉपिक। माना कि क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या कोई सी भी दे दी, जैसे संख्या 50 और 16 का या 50 और 15 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन
प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए, प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। माना कि क्वेश्चन दिया गया है कि 50 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा हल। माना कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या माना कि a बराबर जो बड़ी संख्या है उसे a मानेंगे। बड़ी संख्या यहाँ पर देखें तो 50 है, तो माना कि a बराबर 50। और जो दूसरी संख्या है, दो संख्या, वो देगा एग्जाम वाला जब यूक्लिड से संबंधित प्रश्न पूछे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब HCF निकलवाने के लिए कहा जाए तो दो संख्याएं वो देगा, जिसमें बड़ी वाली संख्या को हमें a मानना है और छोटी संख्या को b मानना है। तो माना कि a बराबर 50 तथा b बराबर 15। चाहे कोई सी भी संख्या हो, बड़ी हो, बहुत ज्यादा, हजारों में, लाखों में, वो मान लेंगे। हम यहाँ पर केवल समझने के लिए, हमें यहाँ समझने के लिए छोटी संख्याओं का ही प्रयोग कर रहे हैं। तरीका से हम रखना है, बड़ी संख्याओं दे दी जाए तब भी हमें यही तरीका लगाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, माना कि बड़ी संख्या a मान ली और छोटी संख्या हमने b मान ली। जब यूक्लिड विभाजन से निकालना हो तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। बहुत सीधा टॉपिक है ये यूक्लिड विभाजन की, बस फॉर्मूला हमें याद रखना है। a बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, जहां पर एक कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है शेषफल, इसका मान 0 से बड़ा होगा हमेशा, यानी नेगेटिव नहीं होगा, और b का मतलब होता है भाजक, और b से छोटा होगा, यानी कि जो r का मान है, r का मान वो सदैव बड़ा होगा किससे, 0 से, और सदैव छोटा होगा किससे, b से। r का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों चिन्ह लगेंगे, यहाँ पर दोनों चिन्ह लगेंगे। अब अगला देखिए, a का मान कितना रखा था हमने, a का मान 50 बराबर b की जगह b का मान कितना माना हमने, 15 माना। दोनों संख्या उसी ने दी है। अब हमें q का मान भी निकालना है। फॉर्मूले में जितने भी वैल्यू है a, b, q और r, इन सबकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो a का मान रख लिया, b का मान रख लिया, q का मान हमें निकालना है। q का मतलब होता है भागफल। ये जो ऊपर आता है ना, जब हम भाग बनाते हैं, इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, तो अंदर वाला जो भाज्य होता है उसको कहा जाता है a, बाहर वाले भाजक यानी कि b, ऊपर वाले को q और नीचे वाले को r, यानी कि r का मतलब क्या होता है, शेषफल। ये जो नीचे आ रहा है ना शेषफल, इसे कहा जाता है रिमाइंडर यानी कि r। अब यहाँ पर देखें तो q का मान कितना आएगा हमें पता नहीं है, r का मान कितना आएगा ये भी पता नहीं है। यहाँ पर सिंपल तरीके से जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, भाग देना, वही भाग देना है। यानी कि 50 में a का मान वो देगा, उसको बड़ी संख्या वो देगा, उसे a मानेंगे। एक और संख्या देगा, वो कहीं ना कहीं दूसरी संख्या से छोटी होगी, दोनों बराबर तो ना देगा ना, तो छोटी संख्या को b मानना है, बड़ी संख्या को a, छोटी संख्या को b मानेंगे, मान रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे, q का मान और r का मान निकालने के लिए, निकालना तो हमें HCF है, इस विधि द्वारा हमें महत्तम समावर्तक निकालना है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमें अभी सीखा था, गुणनखंड करके वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ स्पेशली कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा ही निकालिए। तो फिर क्या करेंगे, 50 में 15 का भाग देंगे। जब हम 50 में 15 का भाग देंगे, यानी 50 को विभाजित करेंगे 15 से 15 से, तो क्या मिलेगा, 15 3 जा 45, यानी कि यहाँ पर क्या मिला, 15 3 45, 45, तो क्या मिलेगा 5, शेषफल बचा 5। अब पूरी तरीके से भाग देते ना, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 नहीं, केवल यहाँ पर जो ऊपर वाला होगा वो होगा q का मान, जिसे भागफल कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाला तो q और नीचे वाला r। तो q का मान कितना मिला हमें, q का मान मिला 3, प्लस r का मान कितना मिला, r का मान मिला 5। तो यहाँ पर q का मान 3, r का मान 5, b का मान 15 और a का मान 50, ये सभी मान है। अब ये जो r है, r का मान जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हमें आंसर प्राप्त नहीं होगा। यानी जब r का मान 0 मिल जाए लास्ट में, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे आंसर आ चुका है। अब के लिए क्या करेंगे, फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात कही जाएगी, लिखी जाएगी, क्या होगा कि चूंकि r बराबर 0 नहीं है, r का मान बराबर नहीं आ रहा किसके, 0 के, तो इस बराबर को कैंसिल करेंगे, काटेंगे। चूंकि r बराबर नहीं है 0, r नॉट इक्वल टू 0, सो अतः क्या करेंगे, अतः अब की बार ये जो 15 है और 5 है, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, तो 15 और 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर लिखें। सर दोनों में क्यों लगा रहे हैं हम,
तो हमने 50 को विभाजित किया था 15 से, हमने भाग दिया था अभी अभी यहाँ पर 50 में भाग दिया था हमने 15 का, तो 15 तिया 45, इसमें से इसको माइनस किया तो लास्ट में शेषफल मिला था 5। 15 और 50 इन दोनों का जब भाग दिया था तो यहाँ पर आर का मान 0 नहीं मिल रहा, तो अब की बार किस में लगाएंगे, पहले लगाए थे 50 और 15 में, अब इसको हटाएंगे तो अब किस में लगानी होगी, अब लगाएंगे इन दोनों में, यानी कि बी का मान और ये जो आर का मान है इन दोनों में लगाएंगे। अब इसमें बराबर के इधर वाले को तो छोड़ देना है और इक्वल के इधर जो 1 2 3 संख्याएं हैं उनमें बीच वाले को भी छोड़ देना है, बाकी आगे वाले और पीछे वाले इन दोनों में लगाएंगे दोबारा। बार बार यही सिस्टम चलता रहेगा जब तक आर का मान 0 नहीं आता, तब तक यूक्लिड विभाजन पर में लगाएंगे इन दोनों में, आगे वाले में और पीछे वाले में, बीच वाले को छोड़ेंगे हर बार। तो यहाँ पर 15 और 5 में यूक्लिड विभाजन पर में लगाने पर, जब यूक्लिड विभाजन पर में लगाएंगे तो एक बार लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, यहाँ पर बड़ी संख्या 15 और 5 में से 15 है तो 15 बराबर बी की जगह बी का मान 5 इंटू क्यू की जगह क्यू का मान। अब क्यू और आर का मान निकालने के लिए तो वही भाग देना होगा हर बार, यानी कि 15 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब भाग देंगे, 15 में भाग देंगे हम किसका, ये जो क्यू का मान था वो जब 50 और 15 में लगा रहे थे यूक्लिड विभाजन थ्योरम, तब आया था क्यू बराबर 3 और आर बराबर 5। अब की बार हम 50 और 15 में थोड़ी लगा रहे, हम 15 और 5 में लगा रहे, तो ए का मान जैसे बदला 15 हो गया, बी का मान भी बदला, तो क्यू और आर का मान भी चेंज होगा ना। तो क्या होगा, 15 में जब 5 का भाग देंगे तो 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार गया, यानी कि हमें लास्ट में मिल गया शेषफल 0। तो क्यू का मान मिला 3 प्लस आर का मान मिला 0। तो यहाँ कहेंगे चूंकि आर बराबर 0 आ रहा है, चूंकि आर का मान 0 आ रहा है लास्ट में, अतः HCF जो होगा ना, HCF किनका HCF निकाल देते हैं हम निकाल देते हैं 50 और 15 का HCF। तो 50 और 15 का HCF कह दो या 15 और 5 का HCF कह दो, बात एक ही है। इनका HCF, इन दोनों का HCF भी वही होगा जो इन दोनों का होगा। यहाँ पर देखा तो B का मान जो रहता है ना, जिसका भाग हमने दिया और लास्ट में 0 आ गया, वो रहता है आंसर। तो भाग किसका दिया था हमने 5 का, यानी कि जो B की वैल्यू रहती है वो रहती है HCF, वो कहलाती है HCF। तो B का मान कितना है यहाँ पर 5। अच्छा B का मान यहाँ भी तो था ना, तो 15 HCF होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में R का मान 0 नहीं आया। यदि B का मान 15 रखने पर R का मान 0 आ जाता तो हम कहते थे कि HCF जो होगा ना वो होगा 15, ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जब हमने B का मान 5 रखा तब हमें शेषफल 0 मिला, R का मान 0 मिला, तो आंसर कौन होगा हमारे लिए 5। यहाँ पर कहेंगे HCF किसका, HCF 50 और 15 का पूछा गया था, तो HCF 50, 15 बराबर कितना मिलेगा 5, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन थ्योरम द्वारा हम किन्हीं भी दो अलग अलग संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। और जब यूक्लिड विभाजन का जो प्रश्न होगा वो होगा 2 नंबर या 3 नंबर का, जबकि यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई HCF ज्ञात करना आ जाए तो अधिकांश होता है 1 नंबर में, जबकि यूक्लिड विभाजन से संबंधित आ जाए तो होता है 3 नंबर में। अब इसके बाद में शांत और अशांत है और सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।